नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे हम कोरोना रिटर्न्स सावधान, क्योंकि सावधान होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, वो एक बार फिर से लौट आया है और दुगनी शक्ति के साथ लौट आया है। इसलिए हम कह रहे हैं कोरोना रिटर्न सावधान। तो हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना को लेकर खतरे की आहट है। पिछले कई दिनों से संक्रमण के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग को भी सख्ते में डाल रहे हैं। इसलिए अब आपको थोड़ा और यहां पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत भी है। कोरोना पर दस्तक देती हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में फिर खतरे का आहट, सावधान, कोरोना लौट आया। संक्रमण का नया फेज, बढ़ रहे केस। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना को लेकर खतरे की घंटी बज रही है। पिछले 24 घंटे में 10 जिलों में 91 नए केस आए हैं। सबसे चिंताजनक बात ये है कि एक्टिव केसों की संख्या 307 पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.99% पहुंच गया है। हालांकि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल लेने की संख्या बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 3555 लोगों के सैंपल प्रशिक्षण के लिए आए। अगर सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो चिंता बड़ी लाजमी है। लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस जिले में संक्रमण ने दस्तक दिया है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा के 10 जिलों में संक्रमण के नए केस मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ 57 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद फरीदाबाद में 11, पंचकुला में 9, अंबाला में 6, करनाल में 3 और सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, झज्जर में एक कोरोना के नए केस मिले हैं। संक्रमण पर फिर वार करने के लिए सरकार और प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं, तो उधर प्रशासन ने एक बार फिर जागरूकता मुहिम को तेज कर दिया है ताकि सूबे को संक्रमण की जद से बचाया जा सके। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो कोरोना का खतरा ऐसा है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए, आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है। अब कोरोना के दौर को आपने यहां पर देखा 2020-21 में किस तरीके से कोरोना का वो दौर आया जब अस्पतालों में लाशों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और चलिए एक नजर अब डालते हैं ग्राफिक्स पर। गुरुग्राम में 57 केस नए सामने आए हैं, फरीदाबाद में 11, पंचकुला में 9। यह हरियाणा की स्थिति, हरियाणा के अलग अलग जिलों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। अंबाला में 6, करनाल में 3, सोनीपत में 1। हमारे पास जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम जानकारी यहां पर जुटाएंगे कि किस तरीके से कोरोना का बढ़ता संक्रमण जो है वो बहुत घातक रूप यहां पर ले सकता है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साइस्ता खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ डीएमसी उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। डीएमसी उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश चावला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए कोरोना का खतरा क्या है, कितना ज्यादा भयंकर है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। भारत में भी इसे अछूता नहीं रहा है, लेकिन अब ये कोरोना एक बार फिर से वापस आया है। सर, कितना खतरनाक हो सकता है इसका ये रूप? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जो आपने वर्ड यूज किया कोरोना रिटर्न्स जी, तो मेरा जवाब है कोरोना कभी समाप्त हुआ ही नहीं था। जो कुछ वेव्स हमने देखी थी, एक वेव 2020 में देखी थी जो जिस टाइम हमारे देश में बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद दूसरी वेव जो बहुत ही खतरनाक थी, डेल्टा वायरस वेरिएंट वाली, जो 2021 में आई थी, जो अप्रैल में जिसने बहुत नुकसान किया था। जो हम डरते हैं सब उसी फेस कर रहते हैं कि इतनी हमने मौतें देखी थी, लोगों की तकलीफें देखी थी। उसके बाद 2 छोटी छोटी वेव्स और आई जो कि ज़्यादा नहीं थी।
अब आप पूछेंगे कि ये अब जो हो रहा है इसका मतलब क्या है जी। तो चूंकि ये एक पब्लिक मीडिया है और आम जनता ये बातें सुन रही है तो हमारे मोटे मोटे दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है लोगों को एहतियात करना जो हम कर रहे हैं और मेरी बड़ी खुशी है कि आपकी चैनल ने इस चीज को बकायदा प्रोग्राम के रूप में बताया लोगों को। लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है जो मैंने डेल्टा वेव में लोगों को बीमारी से ज्यादा डर से मरते हुए देखा है। तो मेरा उद्देश्य है कि कुछ भी हम ऐसा ना कहें या करें जिससे पैनिक इन चाहिए। तो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू द नंबर ऑफ केसेस इवन इफ आज हम फोकस्ड हैं हरियाणा पे जिसके कहा जा रहा है कि 90-92 केस आ गए हैं, नो डाउट दे आर राइजिंग, बट आप कहेंगे कि इतनी ज्यादा है कि ये कॉज ऑफ अलार्म है, तो माय आंसर इज नॉट एट ऑल। नंबर 3 मैं ये आपको बात बता दूं आम जनता को भी, जो आजकल का कोरोना चल रहा है या कोविड-19 चल रहा है, इसका जो वेरिएंट है ये बिल्कुल भी लीथल नहीं है। लीथल मीन्स कि ये जैसे कि डेल्टा वेव में 1921 में लोगों की ऑक्सीजन कम होती थी, लोग इधर-उधर सिलेंडर लेके घूम रहे थे, ऐसा अभी नहीं है। तो अब हम दो बातों को हमें दोबारा से अंडरलाइन करना पसंद करूंगा। नंबर 1, यस, पीपल हैव ए ड्यूटी टू बी विजिलेंट, पीपल हैव ए ड्यूटी टू बी केयरफुल, जिस तहत जो हम हमेशा 3 साल से कहते आए हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो वाई टू वाई हम हरियाणा की बात क्या करें, पूरे एनसीआर का ही बुरा हाल है, पूरे हिंदुस्तान का ही बुरा हाल है। लोगों ने प्रिकॉशंस छोड़ दी हैं, लगता है खत्म हो गया। तो कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो आजकल केसेस हम देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एंडेमिक। एंडेमिक का होता है कि छुटपुट केस चलते हैं, चलते रहेंगे। तो अब कुल मिला के हमारी एडवाइस क्या है? फर्स्ट एडवाइस लोगों को आज भी मैं सलाह दूंगा, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें कि हम कहते हैं घर से निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, जबरदस्ती की भीड़ भाड़ मत करो, और अपना जो हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन कीजिएगा और अपने खान पीन का ख्याल रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, देयर इज नथिंग टू पैनिक। तो करंट जो हम भी कोरोना के केस देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, देखो मैं आपको बता दूं अंजलि कि आजकल चूंकि हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा H3N2 और इन्फ्लुएंजा H1N1 भी एक साथ चल रहे हैं। जब मरीज डॉक्टर के पास आता है उसको क्या पता है क्या है, उसको पता है इधर बुखार है, जुकाम है, खांसी है, तेज है, तो डॉक्टर डायग्नोस करता है कि ये क्या है। तो इवन मुझे भी हैरानी है कि हमने टेस्ट उसका फ्लू का टेस्ट करवाया था और निकला उसका कोविड-19 था। तो ऐसे केस हम भी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग, हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा। ऐसा हम करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसी तबाही 2021 में डेल्टा वेव के दौरान आई थी ऐसी तबाही नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए एहतियात यहाँ पर बरतना है, और इस तरीके की महामारी जो पहले काफी ज्यादा असर यहाँ पर दिखाया है, तो उसके बाद संभलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी खत्म नहीं हुई है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साइसा खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साइसा खान जी, क्योंकि आयुर्वेद का अब हम जब जिक्र कर रहे हैं तो उसमें कोरोना महामारी ये कोई नई नहीं है, इसका जिक्र पहले भी होता आया है, लेकिन ये जिस खतरनाक तरीके से आई, जिस खतरनाक तरीके से इसने पूरी दुनिया को कैप्चर किया, वो बेहद डराने वाला था। लेकिन अब ये दोबारा उजागर हो रही है, हम ये कह सकते हैं। किस तरीके से अब आयुर्वेद में हम देख सकते हैं इस कोरोना महामारी को? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2020 मार्च से ही हम लोग काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया इससे फैली हुई थी। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं सच बताऊं तो जैसे कि अभी सर ने हमें एक चीज बताई कि डरना नहीं है और डराना भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस दौरान इतनी वीडियोस शेयर की हैं सोशल मीडिया पर कि प्लीज आप कब्रिस्तान की या शमशान भूमि की पिक्चर्स मत डालिए, वीडियोस मत डालिए, क्योंकि एक डर जो मन में बैठ जाता है इंसान के कि इनके साथ हो रहा है कि मेरे साथ ना हो जाए। जहां तक रही आयुर्वेद में प्रिकॉशंस की बात, तो मैं एक चीज जानती हूँ कि मुझे आज भी वो तारीख बड़े अच्छे से याद है, 14 फरवरी सन 2020 जब आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि आप सभी को कुछ प्रिकॉशंस लेने, आप ध्यान दीजिएगा। लॉकडाउन लगा था 24 मार्च 2020 को और 14 फरवरी 2020 को आयुष मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी थी
कि आप संशमनी वटी का सेवन कीजिए, आप प्रतिमर्श नस्य कीजिए। क्या होती है संशमनी वटी, क्या होता है प्रतिमर्श नस्य, तो बताना चाहूंगी, वे दर्शक भी सुनेंगे तो उनके काफी काम आएगा। देखिए, संशमनी वटी लोहे वटी का ही दूसरा नाम है, इसे गुडुची वटी भी कहा जाता है। तो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की थी कि 2-2 टेबलेट दिन में 2 बार हमें इनका सेवन करना है। रीजन ये है कि संशमनी वटी हमारे शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, और इम्यूनिटी आप जानती है, सारा इम्यूनिटी का ही खेल रहा है पूरे कोविड में जितना भी टाइम रहा है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप जीत गए, अगर आपके लंग्स वीक है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और यही चीज आयुष मंत्रालय ने पहले ही बोल दी थी। उसके अलावा प्रतिमर्श नस्य का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी। इसके 2 प्रकार के नस्य होते हैं, एक मर्श नस्य, एक प्रतिमर्श नस्य। मर्श नस्य आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में करवा सकते हैं, खुद नहीं कर सकते। बट प्रतिमर्श नस्य में क्या होता है कि आप घर पर जब स्नान करते हैं तो अपने फेस को अच्छे तरीके से कोकोनट ऑयल से आप मसाज कर लीजिए स्नान करने के बाद, और अपने दोनों नोस्ट्रिल्स में, नथनों में आपको 2-2 बूंदे या तो आप सरसों के तेल की डाल लीजिए या फिर शुद्ध देसी घी अगर आपके पास है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है, हमारे जो नोस्ट्रिल्स, आपने बाल देखे हैं, हमारे नथनों में बाल दिए गए हैं, वो बाल नहीं होते हैं, वो हमारे पहरेदार है कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को हमारे गले से हमारे लंग्स तक पहुंचने पे रोक लगाते हैं। और अगर हम उन नोस्ट्रिल्स में वो सरसों का तेल डाल लेते हैं, सरसों के तेल की खासियत क्या होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया को हमारे नाक की अंदर से एंटर नहीं करने देता है, हमारे लंग्स के अंदर, तो वहीं के वहीं वो उसको किल कर देता है। और ये मैंने मतलब हजारों पेशेंट्स को शायद बताया है कोविड के दौरान, जो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे थे। तो देखिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है डॉक्टर होने के नाते कि हम सिर्फ ये ना सोचे कि कोई हमारे क्लिनिक पे विजिट कर रहा है या फीस दे रहा है तो ही हम उसको कुछ बताए। जी नहीं, मैंने मतलब अनगिनत, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने लोगों को फ्री कंसल्टेशन दी उस दौरान, क्योंकि लोग डरे हुए थे, उन्हें चिंता थी कि हल्का फुल्का नजला भी अगर हो रहा है तो वो कहते थे कोविड हो। बिल्कुल, यही एक परेशानी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक परेशानी थी सबसे ज्यादा उस दौरान, बिल्कुल यही दिक्कत आ रही थी। मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी, आप सभी को शायद मालूम ना हो इस बारे में कि आयुर्वेद में एक चीज कही जाती है कि जो भी हम घी या देसी घी, आप जानते हैं सर्दियों में देसी घी वगैरह बहुत चलता है हिंदुस्तान में, तो हम लोग जो भी खाते हैं, आयुर्वेद में ये बात 5000 साल पहले लिखी है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि जो भी हम खाते हैं मार्च और अप्रैल में सूरज की गर्मी से वो पिघल कर शरीर से निकलने लगता है, म्यूकस बनती जी। जाहिर सी बात है, म्यूकस कब निकलेगा, जब हमें खांसी और नजला होगा। इस टाइम मेरे खुद के पेशेंट्स, आप मान लीजिए कि खांसी, नजला और फीवर के बहुत आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप घबराएं नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कुछ प्रिकॉशंस हम उन्हें बताते हैं आयुर्वेद के कि आप ये प्रिकॉशंस कीजिए, आपका नजला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और घबराने की बात नहीं, अब भी वो डर बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि कहीं हमें वापस से कोरोना तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी डॉक्टर नरेश चावला जी से। नरेश जी, क्योंकि ये जो ये अभी महीने यहाँ पर चल रहे हैं, खासकर फरवरी, मार्च, अप्रैल का, या हम देखें एंड ऑफ द ईयर होता है, इस दौरान बहुत ज्यादा जो सर्दी, जुकाम, फीवर, वायरल फीवर होता है, और इसी दौरान कोरोना की खबरें भी बहुत ज्यादा आती है, हम 2020 से देख रहे हैं। ये कोई कनेक्शन है क्या इसका? देखिए अंजलि, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि कोरोना 3 साल में ना एक बदनुमा दाग एक रूप में हमारी जिंदगी में आया है, और उसने सबको तस तस कर दिया, उसकी सोच को, उसके शरीर को। देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट कोविड ऑल्सो। लोग आज तक कहते हैं जी कोविड के बाद हमारे फेफड़े कमजोर हो गए, कोविड के बाद हमारे दिमाग कमजोर हो गए, कोविड बाद हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, कोविड के बाद हमारी नसें या नर्व्स कमजोर हो गई। बट ये सच है, इट हैज अफेक्टेड आवर होल लाइव्स, ना केवल हमारी स्वास्थ्य को, हमारी सब चीज को अफेक्ट किया है। अब आपका पूछना कि जो आजकल हो रहा है ये कोविड से जो पहले होता था, इज इट डिफरेंट, तो इस बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार में बताना पसंद करूंगा। नंबर 1, वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंजा
कोविड से पहले भी होता था। पहले भी आपको याद होता होगा कि हमें कोई बुखार होता था तो डॉक्टर कहता था आपको जी फ्लू हो गया है या वायरल फीवर हो गया है। तो बट वी नेवर बॉदर्ड मच अबाउट इट, हम इसकी परवाह भी नहीं करते थे। वायरल फीवर होता था, 2-4-5 दिन दवा खा के पेशेंट ठीक हो जाते थे, इशू क्लोज्ड। अब हम थोड़े से टची हो गए। व्हाट मींस टची? मींस हम सेंसिटिव हो गए हैं। दैट इज वाई जो मैं शब्द इस टाइम बोलता हूं, आई मेक श्योर कि मेरा कोई भी शब्द पेशेंट को और डिस्टर्ब ना करे। पेशेंट सिर्फ प्रिकॉशंस लें, कोई डरने की बात नहीं है। 4 किस्म के बुखार जो ज्यादा हो रहे हैं आजकल, जिनको हम कुछ को तो हम सिंपल वायरल फ्लू कहते हैं, कुछ को हम डायग्नोज करके इन्फ्लुएंजा H3N2 कहते हैं, कुछ को हम इन्फ्लुएंजा बी कहते हैं, कुछ को हम इन्फ्लुएंजा H1N1 कहते हैं, और लास्ट जो सबसे बड़ा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कोविड-19। उसका जो स्ट्रेन आजकल है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एज फार एज माई क्लिनिक एक्सपीरियंस गोज, मेरा क्लिनिक जो कि नॉर्थ दिल्ली में बेस्ड है, उसके हिसाब से बिल्कुल भी चिंता वाला विषय नहीं आ रहा। ये बुखार 2-3-4 होता है और बड़ी आसानी से 4-5-7 दिन में आसानी से ठीक हो जाता है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से 3 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको मैं हमेशा चिंता व्यक्त करता हूं। नंबर 1 जो कि अंडर 5 के बच्चे हैं, 5 साल से कम के बच्चे हैं। नंबर 2 जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, बच्चा पेट में है, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चे की मां दूध पिला रही है। तीसरी कैटेगरी जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ सीनियर पीपल who are 60 to 65 years of age। वो भी इतना बड़ा ग्रुप नहीं है। उससे खतरनाक ग्रुप है जिन लोगों को कोई कॉन्कोमिटेंट कोमोबिलिटीज हैं, साथ में कोई दूसरी बीमारियां चल रही हैं। हमारे समाज में भगवान की दया सिस्टम ये सीनियर वर्ग बहुत बढ़ गया है, जिनको कोई COPD यानी कि सांस की बीमारी पहले से चल रही है, कोई HIV है, कोई क्रोनिक लंग डिसीज है, कोई क्रोनिक किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है। ऐसा वर्ग बहुत बड़ा है जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। और उससे भी बड़ा एक ग्रुप होता है, इसको कहते हैं इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीजेस। ऐसी बीमारियां बहुत हैं जिसमें कि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अफेक्टेड होती है। ये लोग हैं जो हमारी इस सलाह के बहुत हकदार हैं, जिनको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको अगर हल्का बुखार भी आता है 102-3 वाला, पहले दिन से ही आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, पहले दिन से आपको डॉक्टर के टच में जाना पड़ेगा, पहले ही दिन से आपको अगर स्थिति बिगड़ रही है तो हाथों हाथ हॉस्पिटलाइज किया जाए, क्योंकि जो जितनी भी मोर्टेलिटीज यानी कि मौतें होती हैं वो इस कैटेगरीज में ज्यादा होती हैं। अदरवाइज तो हम आम लोगों को जो एबल बॉडीड हैं, एबल बॉडीड मींस इनका स्वस्थ है, 15 से 40-45 साल के हैं, बिल्कुल ठीक ठाक शरीर है, उनको तो हम कहते हैं भैया इनमें से कोई भी बुखार हो आपको एंटीबायोटिक तक लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रिकॉशंस, सिंपल हाइड्रेशन, आप पानी ज्यादा पीजिएगा, आप फल ज्यादा खाइएगा, आप सिर्फ पैरास्टामोल लीजिएगा, आप स्टिमुलेशन लीजिएगा, आप इसी से साधारण खाना खाइएगा। 100 में से 90 पेशेंट, 95% पेशेंट्स बड़ी आसानी से घर बैठे ठीक हो सकते हैं। बट जो दूसरी कैटेगरी हो रही है, जिसको मैंने रिस्क कैटेगरी बोला है, उनके लिए प्रिकॉशंस मस्ट है। बिल्कुल, और यही वजह है कि कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और यही वजह है क्योंकि कोरोना सीधे तौर पर आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करता है, और यही वजह है कि ये आपके शरीर को जकड़ लेता है। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर अलग है, वैक्सीनेटेड ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पर हो चुकी है। हम डॉक्टर नरेश चावला जी से ये भी जानेंगे अभी फिलहाल कि क्या कुछ जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ा है। लेकिन डॉक्टर साइस्ता, लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल कर रख दी गई है 2020 के बाद से। आयुर्वेद जिसमें हर मर्ज की जो दवा है, हर बीमारी की जो इलाज है वो छिपा है, काफी पुराना इसका इतिहास है। कोरोना और कोरोना के बढ़ता खतरा, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर दोबारा आती है तो पहले से ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो क्या कहता है? देखिए, जैसे कि मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। ऑफ कोर्स सेकेंड वेव हम सभी ने देखी थी कि कितनी ज्यादा डरावनी थी और शक्तिशाली भी, और मुझे लग रहा था कि पहली वेव से ज्यादा लोग डरे हुए थे कि इस बार तो शायद कोई बचेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे थे कि शायद दुनिया की काफी आबादी खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि क्या इन्फ्लुएंजा या कोल्ड एंड फ्लू हर साल नहीं होते हैं। मेरे पास मार्च अप्रैल में भर भर के केसेस आते हैं कोल्ड एंड फ्लू के। तो प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस वक्त किस स्थिति में हैं। क्या आपको वाकई में कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं
या दवाइयां हैं, क्या उनकी जरूरत है? ऑफकोर्स देखिए प्रिकॉशंस तो लेने ही लेने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, आप मास्क लगा के निकलिए घर से, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोइए। अगर किसी के संपर्क में आ रहे हैं, हाथ मिलाना तो खैर भूल जाइए, नमस्ते हमारे देश की जो संस्कृति है उसे अपनाएं। ये तो मतलब इतने हमारे फॉरेनर्स फ्रेंड्स है वो भी अब वही चीजें करने लगे हैं, दूर से नमस्ते करते हैं, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं, मैं मानती हूँ। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर प्रिकॉशन यहाँ पर रखने होंगे डॉक्टर नरेश चावला, क्योंकि प्रिकॉशंस तो आपसे हम पूछेंगे ही कि किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी बात जो हर किसी के जहन में है कि भारत की और पूरी वर्ल्ड की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, यहाँ तक कि बूस्टर डोज भी ले रखा है। तो क्या अभी हम समझें कि इस कोरोना बीमारी से हम उस स्थिति में नहीं जाएंगे, कम से कम हमारे पास ये जो बूस्टर डोज है वो हमारी रक्षा करेगी? बहुत लोगों के जहन में है ये सवाल। अंजलि, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब आपके प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने उठते ही कहा था अभी तक कुल मिला के स्थिति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा डरना इसलिए पड़ता है कि हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। अगर हम खुद ही बेपरवाह या लापरवाह हो जाएंगे तो हम दूसरे को क्या एडवाइस करेंगे? तो इसलिए स्पष्ट कहते हुए एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज नॉट एट ऑल क्रिटिकल। हालांकि जो नीति आयोग है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, वो प्रिकॉशंस लेती रहती हैं। वो इसलिए लेती रहती हैं कि उनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कुल मिला के जिस किस्म के हम केसेस देख रहे हैं वो बिल्कुल भी लीथल नहीं है, थोड़े इन्फेक्शियस जरूर है, इन्फेक्शियस में थोड़ा फैलते ज्यादा है। आप कहेंगे किया क्या जाए? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमारा जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन 3 रिस्क कैटेगरीज में है। उसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में 220 करोड़ यूनिट्स लग चुकी हैं वैक्सीन की, लेकिन ये सच है अंजलि कि जो हमारी बूस्टर डोज है वो मात्र अभी 17-18% लोगों को लगी है। ऑलमोस्ट 80 to 82% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। तो मेरी आम सलाह है आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को कि आप ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60+ वाले हैं और जो कॉन्कोमिटेंट कोमोर्बिडिटीज कोई दूसरी बीमारी से हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कोरोना की वैक्सीन भी लगवाया जाए। और उसके साथ साथ एक फ्लू की वैक्सीन आई हुई है जिससे आप H3N2 से और इन्फ्लुएंजा वगैरह से बचते हैं, उनको वो भी अवश्य लगाया जाए। अगर इस वर्ग को हम बचा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये हमारे स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं का एक मेजर उपलब्धि मानी जाएगी, जिससे हम कहेंगे कि हमने कुछ अच्छा काम करके दिखाया है। अगर ऐसा करते हैं अलोंग विद दैट द कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर, मैं आपको दावे और यकीन से कह रहा हूं, जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया कि हम सब बचे हुए हैं, नो डाउट आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले चाइना देश में बहुत बुरी तरह लॉकडाउन लग रहे थे, तो तब कोई हमारे देश में भी एकदम पूरी तरह पैनिक ही फैल गया था कि अब चाइना के बाद अगला नंबर हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का नंबर नहीं आया, उम्मीद है आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट थिंग, हमने अपने आप को वैक्सीनेट कर रखा है। दूसरी थिंग, नेचुरल इन्फेक्शन होके हमारे, क्योंकि हमने अपने लोगों को बंद नहीं किया था, हमने अपने लोगों को ये नहीं कहा था कि हम जीरो कोरोना पॉलिसी अपनाएंगे, तो उससे हमें नेचुरल इन्फेक्शन होके हम बहुत अच्छी तरह बचे हुए हैं। लेकिन हमें वी डोंट हैव टू बी कंटेंटेड, हमें शांत नहीं बैठना है, संतोष नहीं करना है, हमें अपनी प्रिकॉशंस अब भी लेनी है। वो अपनी जिन लोगों ने कोरोना का बूस्टर बॉक्स नहीं लगवाया है वो अवश्य लगवाएं, फ्लू की वैक्सीन लगाएं और हम कोरोना बिहेवियर फॉलो करें। मैं दावे यकीन से कह सकता हूं कि हम बड़ी आसानी से इस क्राइसिस को भी फेस करेंगे। डॉक्टर नरेश, लेकिन बीमारियों के बारे में क्योंकि लगातार इस तरीके की स्टडीज भी आ रही हैं, कोई भी बीमारी अगर दोबारा आती है या क्योंकि खत्म तो वो होती नहीं है, नए रूप में आती है, और कोरोना जो कि अब अगर दोबारा लौटा है, एक म्यूटेट होकर लौटा है, वो बीमारी पहले से ज्यादा कितनी खतरनाक हो सकती है? और ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जो उस समय से चला आ रहा है, क्या उस पर कारगर साबित होगा? क्योंकि कोरोना अगर म्यूटेट हुआ है तो यानी कि वो उसे उस वैक्सीन को जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के तौर पर अभी बनी हुई है, उसे टैकल करने में कितना ज्यादा असरदार होगा? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आम जनता भी हमसे ये पूछती है, उनको ये जवाब मिल जाएगा। लेट मी टेल यू, जो कोरोना की पर्टिकुलरली कोरोना वायरस, इसकी बात की जाए तो उसके एपिडेमिक अब नहीं आएंगे, अब वो एंडेमिक हो जाएगा। व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक का मतलब होता है छुट-पुट केसेस सारा साल ही चलते रहेंगे।
तो आप कहोगे डॉक्टर साहब ये अभी क्यों हुआ, ऐसे महीना पहले क्यों नहीं हुआ, 2 महीने पहले हुआ? तो उसकी सच्चाई ये है अंजलि कि हम लोगों ने टेस्टिंग बंद कर दी थी। आरटी-पीसीआर टेस्ट जो पहले इतने ज्यादा होते थे, डेली लाख होते थे, अब डेली अगर हम दिल्ली शहर का देखें तो कई 100 भी नहीं हो पाते। क्यों? आम लोग रेजिस्ट करते हैं, आम लोग कहते हैं डॉक्टर क्या जरूरत है, ऐसे ठीक कर दो जी। और दूसरा, अब टेस्ट तभी होते हैं जब किसी पेशेंट की सर्जरी होनी होती है, जब किसी पेशेंट ने कोई जॉब ज्वाइन करनी होती है, पेशेंट ने कहीं विदेश जाना होता है, तो द नंबर ऑफ टेस्टिंग हैज गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 90 to 95%। तो वी आर एबल टू नो। आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या हम लोगों को करवाना चाहिए, तो माय आंसर इज आरटी-पीसीआर टेस्ट जो मात्र 300 रुपए में पूरे हिंदुस्तान में हो जाता है, तो हमें करवाना चाहिए। बिल्कुल, ये सच है कि शायद आने वाले समय में हमारी पॉलिसी बदलेगी, क्योंकि इस पॉलिसी को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इस बात से बचाना पड़ेगा कि वो बेचारे इस डर से तो बाहर निकले। आज की तारीख में किसी को बुखार होता है ना, हम कहते हैं कोरोना टेस्ट करवा लो, तो कहता है सॉरी डॉक्टर मुझे नहीं करवाना, ठीक करना है तो कर लो। कहने का मतलब हमें लोगों का ये भय निकालना पड़ेगा। यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि भय ना करो और प्रिकॉशंस लो। बिल्कुल, भय ना करो, प्रिकॉशन लो, और कोरोना महामारी को अगर आपको फाइट बैक करना है तो पूरी एहतियात के साथ डॉक्टर्स की जो आपको प्रिकॉशंस हैं, जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनका आपको जरूर फॉलो होने करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइस्ता खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, और हमारी जो दर्शक है उन्हें इतनी अच्छी जानकारी कोरोना को लेकर देने के लिए।